नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। प्रशांत किशोर ने यह फैसला किया है कि वे बिहार में बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने अपनी पार्टी जनसुराज पार्टी से ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बांकीपुर एक बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि यहाँ से नितिन नवीन विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। बाद में नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और उन्होंने इस सीट को छोड़ दिया, यहाँ से त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद वो राज्यसभा के लिए चुने गए। तो यह जो स्थिति है वह यह बताती है कि बांकीपुर में चुनाव लड़ने का फैसला करके जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने एक तरह से एक मजबूत दांव खेला है या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरह का जुआ खेला है। वह इसलिए है क्योंकि एक तरफ तो ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर ने एक हिम्मत दिखाई है कि वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वाले क्षेत्र यानी उनके क्षेत्र में जाकर चुनाव लड़ सकते हैं। यानी उनके गढ़ में जाकर वो सीधे तौर पर टक्कर देने का एक मादा दिखाते हुए नेता दिखते हैं। दूसरी तरफ ये जुआ इसलिए भी है क्योंकि चूंकि यह क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, इसलिए ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को काफी यहाँ पर एज रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, जो उनके नए नवेले मुख्यमंत्री बने हैं, उनका भी यह अभी एक तरीके से हम कह सकते हैं हनीमून पीरियड ही चल रहा है और आमतौर पर यह माना जाता है कि ऐसी स्थिति में जब उपचुनाव होता है तो उसका फायदा जो सत्ताधारी दल है राज्य में उसे ही होता है। तो इस लिहाज से प्रशांत किशोर ने एक हिम्मत वाला काम किया है। लेकिन जो सबसे प्रमुख बात है वह यह कि कांग्रेस पार्टी ने इस तरह का एक रुझान दिखाया है कि वह प्रशांत किशोर का समर्थन दे सकती है। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल से भी यह अनुरोध किया था कि प्रशांत किशोर को विपक्ष के औपचारिक उम्मीदवार के रूप में वहां पर मैदान में उतारा जाए। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और वहां से उसने अपना एक अलग कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। यह एक तरीके से राष्ट्रीय जनता दल की असुरक्षा ग्रंथि को भी दिखाता है क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के भीतर जो एक तरह की कसमकस दिखती है वह यह कि जो विपक्ष का पूरा दायरा है वहां पर कोई अन्य नेता या कोई अन्य पार्टी उभर कर सामने ना आ सके। यह बहुत ही प्रशंसनीय चीज नहीं मानी जाएगी, लेकिन शायद राजनीति इसी का नाम है। राजनीति में कोई भी राजनीतिक दल अपने स्पेस को दूसरों के लिए नहीं छोड़ना चाहता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात याद होगी कि पप्पू यादव ने बड़ा प्रयास किया था कि उन्हें कांग्रेस से पूर्णिया का टिकट मिल जाए, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने यह सुनिश्चित किया कि पप्पू यादव को कांग्रेस से टिकट ना मिले, बल्कि उसने पूर्णिया की सीट पर भी अपनी दावेदारी ही प्रस्तुत कर दी और उसके बाद पप्पू यादव को वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। यह बात और है कि पप्पू यादव उसके बावजूद चुनाव जीत गए। अगर हम फिर से प्रशांत किशोर वाले प्रकरण पर वापस आए तो हम यह कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति, खासतौर पे बिहार में विपक्ष की राजनीति एक नए तरह का करवट लेती हुई दिख रही है। कांग्रेस पार्टी के भीतर इस बात को लेकर अच्छी खासी बेचैनी है कि राष्ट्रीय जनता दल एक तो राज्य में विपक्ष की भूमिका सही तरीके से नहीं निभाता है, दूसरे राष्ट्रीय जनता दल के नेता हमेशा ही यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस को कहीं से पुनर्जीवन ना प्राप्त हो पाए। तो कांग्रेस को साथ जोड़कर रखते हैं क्योंकि उन्हें कांग्रेस को साथ जोड़कर रखने से फायदा होता है। मुस्लिमों का वोट नहीं बढ़ता है, कुछ दलित वोट आ जाते हैं और फिर कांग्रेस के कुछ परंपरागत वोट है जो कि राष्ट्रीय जनता दल को प्राप्त हो जाता है। लेकिन बदले में राष्ट्रीय जनता दल हमेशा ही कांग्रेस के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करती है और यह नैरेटिव बनाने में भी सफल रहती है कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बड़ा खराब रहता है। लेकिन इन चुनावों में तो राष्ट्रीय जनता दल का स्ट्राइक रेट भी काफी खराब रहा। तो कांग्रेस के भीतर बेचैनी यह है कि अगर वह नए विकल्प तलाशती है या स्वतंत्र रूप से अपनी राजनीति करती है तो वह अपने पैर ज्यादा सफलतापूर्वक इस राज्य में फैला पाएगी, अपने प्रभाव क्षेत्र का प्रसार कर पाएगी। इसलिए उसे राष्ट्रीय जनता दल की बैसाखी को त्याग देना चाहिए। अब इस स्थिति में अगर कांग्रेस के पास हम प्रदेश स्तरीय नेताओं को देखें तो हम कहेंगे कि कुछ नेता हैं जो प्रभावशाली हैं, जिनके पास कुछ जनाधार भी है, पर अधिकांश स्तरों पर जो नेतागण दिखते हैं वो बहुत सक्रिय नहीं दिखते हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर एक विकल्प के रूप में दिखते हैं जो अगर कांग्रेस के साथ जुड़े या कांग्रेस का उनकी पार्टी के साथ गठबंधन हो या प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में आ जाए तो वे एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में कांग्रेस पार्टी के भीतर स्थापित हो सकते हैं। प्रशांत किशोर ने जनसुराज पार्टी की स्थापना की और उन्होंने पूरे बिहार का लंबे समय तक दौरा किया
उन्होंने जिस तरह के मुद्दे उठाए उसने बिहार के युवाओं को भी काफ़ी आकर्षित किया। उन्होंने गाँव-गाँव तक अपनी पार्टी के संदेश का प्रसार किया। लेकिन उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में यह फैसला किया कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे और लगातार यह बात भी सामने आई कि हालाँकि युवा उनकी बातों से प्रभावित हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में वो कोई गहरी पकड़ बना पाने में नाकाम रहे हैं। और जिस तरीके से नीतीश कुमार का प्रभाव था या बिहार की राजनीति राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच में चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड के साथ जुड़ी हुई थी, वहां पर प्रशांत किशोर को अपनी जमीन हासिल करने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा और उन्हें 3% के आसपास वोट ही मिल पाए पिछले विधानसभा चुनाव में। लेकिन क्या इससे प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति से पूरी तरह से गायब हो गए? तो हम यह कह सकते हैं कि विपक्ष की राजनीति का क्षेत्र ऐसा होता है जहां पर जो जितना मेहनत करेगा उसे हो सकता है पहली बार में उतनी सफलता ना मिले, पर सफलता की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। प्रशांत किशोर की राजनीति के साथ एक दिक्कत यह रही है कि मोटे तौर पर वे यह तो कहते हैं कि उनका रुझान कांग्रेस की तरह की राजनीति या कांग्रेस की तरह की विचारधारा की तरफ है, लेकिन बीच-बीच में वो ऐसा काम कर जाते हैं जिससे उनकी विश्वसनीयता को काफी गहरा धक्का लगता है। अब हम एक उदाहरण पर विचार करते हैं। 2024 का चुनाव चल रहा था और प्रशांत किशोर उस चुनाव में भागीदारी नहीं कर रहे थे, लेकिन वे जनसुराज पार्टी के पहले की जो उनकी यात्रा थी उसमें मशगूल थे। लेकिन चुनाव के बीच में वो दिल्ली आते हैं और दिल्ली में तमाम टीवी चैनलों को उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में बार-बार उन्होंने यही घोषणा की कि भाई नरेंद्र मोदी को कोई दिक्कत नहीं है, नरेंद्र मोदी आराम से 300 सीटें हासिल कर लेंगे और विपक्षी दलों की स्थिति बड़ी खराब रहने वाली है 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब इससे उनकी विश्वसनीयता को काफ़ी धक्का लगा क्योंकि एक विश्लेषक के रूप में, चुनाव की समझ रखने वाले व्यक्ति के रूप में लोग उन्हें जानते हैं और यह माना गया कि एक तरीके से प्रशांत किशोर विपक्ष के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे या नरेंद्र मोदी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि अगर उनकी बातों का कोई असर होता है लोगों पर, तो वो यही होता कि भाई मोदी जी ही जीत रहे हैं, तो उन्हें ही वोट दिया जाए। और बाद में जब चुनाव के नतीजे आए तो यह बात सामने आई कि प्रशांत किशोर का विश्लेषण पूरी तरह से गलत था। प्रशांत किशोर को इससे 2 स्तरों पर धक्का लगा। पहले तो एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में उनकी साख पर लोगों ने सवाल उठाया। दूसरे स्तर पर यह लगा कि यह व्यक्ति विचारधारात्मक स्तर पर काफ़ी कमज़ोर है और वह बिहार में आकर कुछ ख़ास तरह की बातें करते हैं, लेकिन जब वो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में जाते हैं तो उनकी भाव-भंगिमा, उनकी चाल-ढाल, उनकी राजनीतिक पैंतरेबाज़ी इस तरह की होती है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुँचे। तो यह जो एक सवालिया निशान उनकी राजनीति पर लगा, मुझे लगता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भी उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब जब यह फैसला प्रशांत किशोर ने किया है कि वे चुनाव लड़ेंगे, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में जाकर विपक्ष के उम्मीदवार बनेंगे, तो हम कह सकते हैं कि वे एक नए तरह की राजनीति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रशांत किशोर को ध्यान रखना होगा कि वे ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी दलों को अपनी साथ जोड़ें। राष्ट्रीय जनता दल ने भले ही अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, लेकिन उनकी यह कोशिश होनी चाहिए, यानी प्रशांत किशोर की यह कोशिश होनी चाहिए कि बाकी दल भी उन्हें अपना समर्थन दे दें। यह मुमकिन है कि प्रशांत किशोर यह चुनाव ना जीत पाएँ, लेकिन ऐसी स्थिति में भी अगर वो अन्य दलों का समर्थन हासिल कर लेते हैं और वो एक सम्मानजनक फाइट दे पाते हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो यह उनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और अगर वो ये चुनाव जीत जाते हैं, तो एक तरीके से जो विपक्ष की राजनीति का स्पेस है, उसमें वो तेजस्वी यादव के बराबर के नेता बन जाएँगे। क्योंकि उनकी जो अपील है, वह कहीं से भी तेजस्वी यादव से कम नहीं है, बल्कि ज़्यादा ही है। और जिस तरह की बिहार के राजनेताओं की स्थिति है कि कोई भी वहाँ पर बहुत शिक्षित नेता नहीं है, तो ऐसे में प्रशांत किशोर अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। लेकिन उन्हें हमेशा यह ध्यान रखना होगा कि जिस तरह के एजेंडे को वो लेकर सामने आएँ, जिस तरह के मुद्दों को वो लेकर सामने आएँ, उसमें वो तमाम जातियों, तमाम समुदायों के लोगों को आकृष्ट करें और वैचारिक रूप से भी खुद को स्पष्ट रखें। अगर प्रशांत किशोर खुद को भाजपा का पिछलग्गू दिखाएँगे, तो फिर लोग भाजपा को ही वोट देंगे। फिर प्रशांत किशोर को चुनने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर वह चाहते हैं कि वो विपक्ष की राजनीति करें, तो या तो उन्हें किसी बड़े विपक्षी दल के साथ अपनी पार्टी का विलय कर लेना चाहिए, मिसाल के तौर पर वो अपनी पार्टी का कांग्रेस से विलय कर सकते हैं, या फिर अगर वो स्वतंत्र भी रहते हैं, तो एक बेहतर सामंजस्य बनाने की कोशिश विपक्षी दलों से या समान सोच रखने वाले दलों से कर सकते हैं। कुल मिलाकर जो बांकीपुर का विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाला है, वह काफ़ी रोचक रहेगा और यह कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति पर भी
उसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। और मुख्य रूप से हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रशांत किशोर जीतते हैं तब तो बिहार की राजनीति में भूचाल आ ही जाएगा, लेकिन अगर वो तगड़ा टक्कर देने के बाद भी हारते हैं, तब भी वे यह स्थापित कर पाएंगे कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में उनके लिए काफी संभावनाएं बची हुई हैं। लेकिन अगर एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें प्रशांत किशोर की जमानत जब्त हो जाती है, वो बुरी तरीके से हार जाते हैं, उन्हें कुछ हजार वोट मिलते हैं, तब यह बात भी कही जाने लगेगी कि प्रशांत किशोर को राजनीति से अपना बोरिया बिस्तर पूरी तरीके से बांध लेना चाहिए और वो जो काम पहले करते रहे हैं उसी काम में उन्हें मन लगाना चाहिए। तो कुल मिलाकर प्रशांत किशोर ने एक जुआ खेला है। अब देखते हैं कि बिहार की राजनीति पर इस जुए का, इस दांव का क्या असर पड़ता है और यह बांकीपुर के विधानसभा चुनाव से ही ज्यादा स्पष्ट हो पाएगा। आज की अपनी इस चर्चा को मैं इसी बिंदु पर विराम देता हूं। हम कल फिर मिलेंगे और एक अन्य राजनीतिक मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।